हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके, एंड एक और बात यार, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा आखिरी चैप्टर है सिलेबस का, ठीक है। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। इतिहास का मैं पहले ही खत्म करवा चुका हूँ, और उसके जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से ऐसे हैं जो 6, 7 बार आ रखे हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए वो वाले क्वेश्चन की मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, चैप्टर वाइज दोनों चैप्टर की, तो वो भी जाकर ज़रूर देखना। मैं भूगोल का भी चैप्टर सारे के सारे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो है उसके 1-2 पार्ट रह गए हैं, तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग बस 1-2 पार्ट रह गए हैं, वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके भी PYQs अपलोड कर चुका हूँ, सिर्फ 7वां चैप्टर उसके नहीं करे, वो भी जल्दी कर दूंगा। और सामाजिक विज्ञान का भी एक चैप्टर रह रहा है, लोकतंत्र के परिणाम, वो रह रहा है बस, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी सारे चैप्टर क्लियर हो चुके हैं हमारे सीबीएसई के सिलेबस के, ठीक है। तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखना, और PYQs की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चों को दिक्कत यही आती है कि क्वेश्चन किस वे में आएगा और उनको आंसर किस वे में करना है। तो मैंने जो भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आंसर भी आपको दिखाया है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है GP लिंक वगैरह दे रखा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम। तो देखो, जो हमारे सेकंड पार्ट का टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, दैट इज़ वैश्वीकरण क्या है। और ये मैं वैसे आपको बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में यानी पार्ट 1 जब मैंने शुरू किया था तभी आपको बता चुका था कि वैश्वीकरण क्या है। आधुनिक समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है, और विश्व की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को ही वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल था। और ये कैसे जुड़े हुए हैं? बाय ट्रेड, व्यापार, बिजनेस के माध्यम से। ओके, अब इस टॉपिक के अंदर वैश्वीकरण क्या है, इस टॉपिक के अंदर कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या दे रखा है। कि 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी MNC, जैसे कि अपनी अमेजोन, फ्लिपकार्ट तो नहीं, फ्लिपकार्ट तो इंडिया की है, अमेजोन हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये क्या है? ये अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC है। तो पिछले 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इसका मतलब जो MNC है वो ऐसी जगह ढूंढ रही है, ऐसी कंट्री ढूंढ रही है जहाँ पर सस्ती से सस्ती चीज़ें बन जाए उनकी। मान लो अमेरिका में जो अमेजोन है, अमेजोन तो नहीं, अमेरिका में या चाइना में मान लो ओप्पो है, ठीक है। ओप्पो नाम की एक कंपनी है, फ़ोन की कंपनी है, तो वो ऐसी जगह ढूंढ रही है, इंडिया में ढूंढ रही है या कहीं भी किसी भी अलग देश में ढूंढ रही है जहाँ पर सस्ते से सस्ता सामान मिल पाए और उनका प्रोडक्ट और सस्ता हो पाए, ठीक है। ओके, इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में भी वृद्धि हुई है। आपको पता ही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, बार बार मैं फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ, बट फ्लिपकार्ट इंडिया की है। अभी तो मतलब शेयर खरीद लिए हैं वॉलमार्ट ने, ठीक है। वॉलमार्ट हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, तो वो क्या कर रही है? हमारी कंट्री में निवेश कर रही है, और इसी को कहते हैं विदेशी निवेश। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से निवेश भी बढ़ा है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच व्यापार में भी वृद्धि हुई है, व्यापार भी बढ़ा है। पिछले 30-40 सालों में जितना व्यापार हुआ ना, उतना पहले नहीं होता था। आप अगर अपने दादा दादी से पूछो ना कि उन्होंने किसी अमेरिकन कंपनी या किसी फॉरेन कंपनी का नाम सुना है, तो बहुत ही कम के नाम बता पाएंगे। पर आज आपको पता है बहुत सारी कंपनियां, ज़्यादातर चीज़ें जो आपके पास होगी वो दूसरी कंट्री की होगी, जैसे चाइनीज़ फ़ोन होगा या ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें, एप्पल का लैपटॉप वगैरह होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, तो मतलब आउटर कंट्री की ज़्यादातर चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे फोर्ड मोटर्स, यह अन्य देशों में कारों का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों में कार और विश्व भर के अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों को भी निर्यात करती है। मतलब ये दूसरे देशों में कार तो बनाती है, निर्माण तो करती है, साथ में दूसरी कंट्री में ट्रेड भी करती है, व्यापार भी करती है। जैसे कि मान लो फोर्ड की कंपनी है, ठीक है, जर्मनी में है, तो इंडिया के अंदर उसका कोई कारखाना है, तो जर्मनी से इंडिया के अंदर कुछ पार्ट्स भेजेगी वो कार बनाने के लिए, तो ऐसे वो बनाती भी है, इंडिया के अंदर कार बनती भी है और वो निर्यात भी करती है। तो यानी वैश्वीकरण की वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है, कैसे? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ओके जी, देखो बड़ा सिंपल है, और बच्चों ने बोला भी था कि सर क्वेश्चन आंसर के वे में रखना कि आंसर हम वही लिख पाए जो अगर आंसर आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम बिल्कुल डिट्टो जो आपने लिख रखा है वही लिख पाए, ठीक है। सो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में कैसे अपनी अहम भूमिका निभा रही है? पहला पॉइंट, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं व सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, और यह सब किसकी वजह से हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वैश्वीकरण को भी बढ़ोतरी मिली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों की वस्तुओं
को केवल निर्यात ही नहीं बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्य देशों में उत्पादन भी कर रही है। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना, वो दूसरी कंट्रियों में अपनी चीज़ें भी भेज रही है और दूसरी कंट्री में चीज़ें बना भी रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एप्पल की, तो एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अमेरिका से इंडिया के अंदर आते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया में ही बनते हैं। ठीक है, ओके जी। उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो चुकी है और पूरे विश्व में फैली हुई है। आपको पता है जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है ना, वो अब अलग अलग पार्ट्स में बढ़ चुकी है। यानी अगर हमें कार बनानी है तो हम पेंट किसी और कंट्री से मंगाएंगे, लेबर किसी और कंट्री से मंगाते हैं या किसी और कंट्री में बनाते हैं, बॉडी पार्ट्स किसी और कंट्री से मंगाते हैं, इंजन किसी और कंट्री से मंगाते हैं, असेंबल किसी और कंट्री में करते हैं। तो नहीं, ये जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ है ना, ये इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि हमारे जो उत्पादन होता है ना, उसकी प्रक्रिया अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गई है और पूरे देश में फैल गई है, पूरे विश्व में, देश में तो नहीं पूरे विश्व में फैल गई है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा है और विदेशी व्यापार बढ़ा है, जिससे देशों के बीच परस्पर जुड़ाव बढ़ा है और वैश्वीकरण बढ़ा है। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। सिंपल सा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या योगदान है वैश्वीकरण में। तो पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार वगैरह को बढ़ाया है। ठीक है, दूसरी बात है कि बहुराष्ट्रीय के कंपनियों के द्वारा सिर्फ एक देश के अंदर निर्यात नहीं बल्कि उस देश के अंदर बनाई भी जाती है, उत्पादन भी किया जाता है वस्तुओं का। और साथ ही में जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, उसके द्वारा जो हमारी उत्पादन की क्रिया है ना, वो अब विभाजित हो गई है और पूरे विश्व में अलग अलग चीज़ें मिला कर बनाई जाती है। ठीक है, जिससे विदेशी निवेश बढ़ा है और हमारा क्या बढ़ा है, परस्पर जुड़ाव भी बढ़ा है आपस में देशों का। ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देश को आपस में जोड़ने में एक और माध्यम हो सकता है। एक और चीज़ है, वस्तु, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देश को आपस में जोड़ती है, दो देशों को आपस में जोड़ती है। वो पता है क्या है? वो है विभिन्न देशों में लोगों का आवागमन। ठीक है, देखो अमेरिका का और हमारा ट्रेड है, ठीक है, व्यापार है, वो इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकन लोग इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया के लोग अमेरिका के अंदर जाते हैं। क्या पाकिस्तान और इंडिया का इतना ज़्यादा है? नहीं है, क्योंकि हम ना वहाँ पर इतना जाते ना वो वहाँ पर यहाँ पर इतना आते, और आते हैं तो फिर इलीगल रास्ते से आते हैं, कुछ बम पटाखे लेकर आते हैं अपने साथ। तो समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए ट्रेड वगैरह नहीं है हमारा इतना, और जब लोगों का आवागमन नहीं है तो इसलिए ट्रेड भी नहीं होता। ठीक है, और लोग, आपको पता ही है आवागमन क्यों करते हैं? बेहतर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर आय के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं पंजाब से कनाडा जाते हैं, कनाडा भी नहीं कनाडा जाते हैं वो। ठीक है, वो किस लिए जाते हैं? बहुत सारे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग अच्छी इनकम के लिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने के कारक या संभव बनाने वाले कारक। अब देखो, मैंने आपको बताया था पिछले 30-40 साल में वैश्वीकरण बढ़ा है। हमें पता है कि एमएनसी की वजह से बढ़ा है, बट एमएनसी के अलावा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अलावा ऐसे कौन से हम कह सकते हैं कारक है जिन्होंने वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है? तो पहला पॉइंट है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। पिछले 30-40 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से इंटरनेट बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, उसके बढ़ने से क्या हुआ है? कम्युनिकेशन बढ़ा है, कम्युनिकेशन की वजह से व्यापार बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है तो ट्रेड बढ़ा है। ठीक है जी, व्यापार ट्रेड एक ही बात होती है, बिजनेस बढ़ा है। ओके, तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तेज की है। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आने की वजह से बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए पिछले 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। इससे लंबी दूरियां तक वस्तु की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया गया है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जो हैं, वस्तु जो हैं, बहुत कम दामों पर और बहुत जल्दी लेकर जाई जा सकती है। तो ये हुआ ना, तो इसी के कारण देखो, पहले मैंने बोला ट्रेड नहीं होता था, एक कंट्री से चीज़ें दूसरी कंट्री में नहीं जाती थी, जाती भी तो बहुत कम जाती थी, ठीक है, और ज़्यादा तेज़ नहीं जाती थी। बट टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट होने की वजह से ट्रांसपोर्ट हमारा इतना अच्छा हो गया कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी बहुत कम टाइम में और बहुत कम लागत में तय कर ली जाती है। ठीक है, और इससे भी एक अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटी, यानी कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इन सारी की सारी चीज़ों से हमें क्या मिल जाता है? घर बैठे बैठे किसी भी चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। जैसे कि देखो, अभी आपको पता है अमेरिका में कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है, तो आप कैसे पता है आपको? कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से। तो आप क्या करते हो? ऑर्डर कर देते हो,
फिर ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड होता है, आप वहाँ से जो जिसको भी आपने बोला है, मतलब ऑर्डर दिया है जहाँ पर, वो आपको भेजेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रेड बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आईटी सेक्टर है, या हम कहें इंटरनेट वगैरह है, प्रौद्योगिकी है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, उसकी वजह से हमारा व्यापार बढ़ा है, और व्यापार बढ़ने का मतलब होता है कि वैश्वीकरण का बढ़ना। ठीक है, इन सुविधाओं ने वैश्वीकरण को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका। इंटरनेट से आज हम क्या करते हैं, ईमेल वगैरह भेजते हैं, वॉइस मेल वगैरह भेजते हैं। ठीक है, ओके जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि विदेशी व्यापार को मतलब विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। ठीक है, एक तो हमें समझ आ गया कि जो टेक्नोलॉजी है उसने वैश्वीकरण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? ट्रांसपोर्ट और जो हमारा आईटी सेक्टर है वो हमें समझ आ गया। एक और चीज़ है, ठीक है, जिसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, वो क्या है? वो है उदारीकरण। अभी उदारीकरण क्या होता है? ठीक है, अच्छा, आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा 30 साल बोलता हूँ, मतलब पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण बढ़ा है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? पिछले 30 साल क्यों बोल रहा हूँ? 10 साल क्यों नहीं बोल रहा? 15 साल क्यों नहीं बोल रहा? एग्जैक्टली 30 साल ही क्यों बोल रहा हूँ? देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए एक टॉपिक है, एक डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो है व्यापार अवरोध। अब ये व्यापार अवरोध क्या होता है? व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध व्यापार अवरोध कहलाता है। व्यापार अवरोध सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, चाइना से है ना, आपको पता है बहुत सस्ते टॉय आते हैं, खिलौने बहुत सस्ते आते हैं, और हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चर है, जो यहाँ पर खिलौने वगैरह बनाते हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है। सरकार ने देखा यार ऐसे तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनका तो बिल्कुल कारोबार ही बंद हो जाएगा, वो तो फिर खिलौने कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। अब जो भी चाइना से कोई चीज़ आती है, मान लो 10 रुपये की है, तो उसको 100% टैक्स लगा दिया, उस 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये की कर दिया। अब अगर मैं नॉर्मल कंज्यूमर हूँ तो मैं देखूंगा यार ये तो बड़ी महंगी हो गई चीज़, मैं खरीदूंगा ही नहीं, और मैं खरीदूंगा नहीं तो चाइना वाले जो लोग हैं वो भेजेंगे भी नहीं। ठीक है, अपनी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई चीज़ भेजेंगे नहीं, तो हमारे जो बच्चे हैं इंडिया के, वो अब उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि इंडियन प्रोड्यूसर के ही वो खिलौने वगैरह खरीदें। तो यही होता है व्यापार अवरोध। लगा दिया ना, इंडियन गवर्नमेंट ने व्यापार अवरोध लगा दिया। जो आयात कर होता है, ये कर है, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। मैंने आपको बताया ना, इंपोर्ट करवाना, जैसे चाइना से कोई चीज़ आती है तो वो होता है आयात, तो आयात पर हमने टैक्स लगा दिया, तो वो भी एक तरह का व्यापार अवरोध है। ठीक है, इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकार व्यापार अवरोधकों का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए, और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित यानी आनी चाहिए या आयातित होनी चाहिए, ये तय करता है। ठीक है, समझ आ गया? देखो मेरे को पता है कि यार मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना से आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, उस पर टैक्स बिल्कुल 0% कर दूंगा कि जितने प्राइस पे चाइना बेच रहा है उतना ही हमें मिले। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, जो खरीद रहे हैं, उनको ज़्यादा महंगी ना पड़े। बट जिस चीज़ से हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, टॉय इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, और भी फ़ोन वगैरह किसी भी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, उस पर हम टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई? ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अब याद होगा मैंने आपको बोला था विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। पहले क्या था कि हमारी भारत की सरकार बहुत ज़्यादा व्यापार अवरोध लगा दी थी। ठीक है, यानी जब 1950 में हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमारे जो उत्पादक थे, क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर सकते थे, हम बहुत कम चीज़ें बनाते थे, और अगर कोई विदेशी कंपनी आ जाती उस टाइम 1950 के टाइम में जब हम आज़ाद हुए थे, 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे, अगर कोई विदेशी कंपनी आ जाती तो सारे के सारे लोग उसी के पास भागते और हमारे इंडियन प्रोड्यूसर को की चीज़ें कोई नहीं खरीदता। तो इसलिए हमारी भारत सरकार बहुत ज़्यादा व्यापार अवरोध लगवाती थी। ठीक है, बट उसके बाद हमारी भारत सरकार ने 1991 के अंदर एक उदारीकरण की नीति लेकर आई, जिसमें उन्होंने क्या करा, जितने भी अवरोध थे और प्रतिबंध थे उनको कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, क्यों पहले से ही क्यों नहीं लगाए थे? 1947 में जब आज़ाद हुए थे तभी से उदारीकरण की नीति हमने क्यों नहीं अपना ली थी? क्यों? क्योंकि वो हमारे जो घरेलू उत्पादक थे, जो इंडिया के अंदर चीज़ें बनाते हैं, उनको कंपटीशन से बचाना चाहते थे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण को संभव बनाया, एक तो है टेक्नोलॉजी और दूसरा है उदारीकरण की नीति, जो कि भारत ने अपनाई थी 1991 के अंदर। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। देखो सिंपल सीधी बात है,
इंडिया एक कंट्री है, चाइना भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, बांग्लादेश भी एक कंट्री है, ठीक है। तो अमेरिका की मान लो कोई कंपनी है एप्पल, सॉरी कंट्री बोला है ना मैंने, तो ये जापान, ये सारी की सारी कंट्रियाँ हैं जो मैंने बोला, चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये सारी की सारी कंट्रियाँ हैं। अब मान लो एक कंपनी है अमेरिका की कोई कंपनी है जिसका नाम है एप्पल, ठीक है। तो एप्पल इंडिया में ही क्यों प्लांट लगाएगी? मतलब कोई ना कोई चीज़ तो आकर्षित करने के लिए भारत की सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। या नेपाल में क्यों लगाएगी, भूटान में क्यों लगाएगी? तो कुछ ना कुछ तो सरकार सुविधा देगी तभी तो लगाएगी, ठीक है। तो इसको आकर्षित करने के लिए, यानी विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये दे रखा है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना कर रही है। ये याद रखना, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं यानी बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, ठीक है, भंडारण यानी स्टोरेज, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। यानी ये ऐसे एरिया होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इन एरिया को, ठीक है। ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत उत्तम, जैसे कि इंडिया में बहुत कम ऐसे एरिया जहाँ पर 24/7 बिजली रहती है, पर अगर हम उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बात करें ना, वहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है, परिवहन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पानी 24 घंटे आता है, ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है, स्टोरेज फैसिलिटी है, और पढ़ाई की शिक्षा की जो सुविधाएँ हैं वो भी अच्छी है, ठीक है। और ये ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा क्यों बना रही है, ऐसे एरिया क्यों बना रही है? ताकि वो जो एप्पल की कंपनी है उनको दिखा सके, देखो हमारे भारत के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी आपको, ठीक है। और एक और सुविधा देते हैं हमारी भारत की सरकार, एक और सुविधा देती है इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंदर। वो क्या है कि जो भी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित होती है ना इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में, उनको आरंभिक 5 सालों के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी अगर मान लो एप्पल की कंपनी आती है, वैसे तो आ चुकी है इंडिया के अंदर, बट मान लो कोई दूसरी अमेरिकन कंपनी इंडिया के अंदर आती है, तो पहले 5 सालों के लिए अगर वो SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होगी तो उसको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है उसको पैसे देने पड़ते हैं, अब उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो आकर्षित तो होगी, तो वो सोचेगी यार पाकिस्तान तो कोई सुविधा दे नहीं सकता, वो तो खुद लोन पे चल रहा है, चाइना भी हमें कोई सुविधा नहीं दे रहा, इंडिया दे रहा है, इंडिया की सरकार हमें 5 साल के लिए टैक्स हमारी कंपनियों के लिए माफ़ कर रही है, तो हम वही लगाएंगे, ठीक है। तो ये सरकार पहला कर रही है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के हेतु सरकार ने श्रम कानून में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। लचीलापन, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर कोई देश की सरकार बोले कि आप आकर हमारे देश, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी लगा लिया, बट भारत की सरकार ये बोले नहीं जी, आप हमारे वर्कर से सिर्फ 2 घंटे काम करवा सकते हो और 20,000 सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है, या 50,000 सैलरी देनी पड़ेगी, या 1 ही घंटे काम करवा सकते हो, तो क्या कोई अमेरिकन कंपनी आएगी इंडिया के अंदर? बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे जो विदेशी कंपनियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमारे भारत की सरकार ने श्रम कानून में भी लचीलापन ला दिया है। यानी वो बोलती है कि आप काम करवा सकते हो, अच्छा खासा काम करवा सकते हो, और अपनी उसके थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रदान कर सकते हो, ठीक है, जितना उसने काम किया है। इतना भी नहीं कि आप बहुत ही कम उसको सैलरी दो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, बट उसको आप काम करवा सकते हो, 6-7 घंटे, 8-9 घंटे या 10-12 घंटे काम करवा सकते हो, बट उसको अच्छी खासी सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो अब जो अमेरिकन कंपनी है वो सोचेगी हाँ यार, ये हमारे लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया है और ऐसे कोई कानून का पंगा भी नहीं है कि हम अगर 1 घंटे ज़्यादा काम करवा लेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, तो हम भारत में ही लगाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जो कोई भी भारत की सरकार या कोई भी सरकार देश की एक अहम भूमिका निभाती है विदेशी निवेश को आकर्षित करने में, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब यार एक पार्ट और बनेगा इसका, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट उस पार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो WTO, अब ये विदेशी निवेश है, हर चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमारे भारत के देश को देखने के लिए भारत सरकार होती है, स्कूल को देखने के लिए CBSE होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में व्यापार को देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हम साथ में ये भी देखेंगे जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसके हमने कुछ फ़ायदे तो देखे बट अब कुछ नुकसान भी देखेंगे, जैसे चाइना वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना मैंने। तो कुछ
फ़ायदे भी देखेंगे, कुछ नुकसान भी देखेंगे, भारत में क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस वैश्वीकरण का वो देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि वैश्वीकरण में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी है वैश्वीकरण में, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, और एक और बात यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, पर उस पर 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आप जाकर देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। और जबकि मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी। अब बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं सर एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी तो ऐसे बंदों ने सब्सक्राइब क्यों कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिससे मेरी अर्निंग आती है और आप अर्न कर सकूँ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, मैं ना वेबसाइट बना रहा हूँ और वो वेबसाइट मैं खुद बना रहा हूँ। मेरे को कोई वेबसाइट की कोई भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट मैं वेबसाइट खुद बना रहा हूँ ज़ीरो से, ताकि मैं उस चैनल पे बता सकूँ कि मैंने वेबसाइट क्यों बनाई है, कैसे बनाते हैं वेबसाइट, और वेबसाइट से अर्निंग भी होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, मतलब पूरा रिवील करूँगा जो भी है चीज़। ठीक है, तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, बट नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना आपके पास बिल्कुल उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर क्योंकि आपने सब्सक्राइब करा है तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन, बट बहुत बाद में आएगा अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो। मान लो आपने क्या किया कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, अब जब आपको पता चला कि सर जी ने वीडियो अपलोड करी है तब उस पर 10,000 व्यूज़ हो गए। अब जितने भी बच्चे उन सबको पता है, अब जो 10,000 व्यूज़ में से 1,000 मैंने किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया उस वीडियो के अंदर, और जो बच्चे थे उन्होंने 1,000 बच्चों ने उस जो भी मैंने बताया प्लेटफॉर्म उस पर जाके ट्राई किया। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया ना, और अब आप 1,000 बच्चों के बाद ट्राई करोगे फिर आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस 1,000 बच्चे में से बनो, पहले ही प्लेटफॉर्म को घेर के रख लेना, समझ रहे हो, कंपटीशन आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए उस पर चले जाना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर वगैरह पे, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वरना नीचे जीपी लिंक दे रखा होगा। जल्दी मैं जीपी लिंक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जब मैं वेबसाइट बना दूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।